नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नैम से संबंधित, दूसरे नंबर पे यूथ एम्पावरमेंट से संबंधित और तीसरे नंबर पे इंडिया चाइना रिलेशंस मतलब बॉर्डर पर जो टेंशन है उससे संबंधित। एक आर्टिकल ये बड़े वाला लोकल गवर्नेंस से संबंधित भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि कल का जो बचा हुआ आर्टिकल है यूथ एम्पावरमेंट से संबंधित उसे हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। PS राघवन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। क्या कंटेस्ट है? कुछ दिनों पहले हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई, नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी एक स्पेसिफिक ईरा और पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में रेलेवेंट थी, बट आज वो कंटेक्स्ट नहीं है। अगर देखो हम नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी के ओरिजिन की बात करें, इंडिया आज़ाद हुआ था आपको पता है 1947 में, और 1940s में 1950s में और बहुत सारे कॉलोनियल कंट्रीज़ को आज़ादी मिली थी, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद। लेकिन देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। दोनों के बीच होड़ मची थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने ग्रुप में शामिल किया जाए, बट कुछ देश ऐसे थे जिनको अभी भी आज़ादी मिली थी, वो नहीं चाहते थे फिर से किसी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हों। उनको ये लगता था अरे भैया इतना जोर लगा के मुश्किल से तो आज़ादी मिली है, अभी फिर से हम किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाएंगे तो देश की जनता से जो वादा किया है, जिन वादों पे आज़ादी हासिल की है, जैसे डेवलपमेंट लाएंगे, गरीबी को दूर करेंगे, वो सब वादे कैसे पूरे कर सकेंगे। यही सब चीज़ें हमारे देश के जो लीडर्स थे उनके मन में भी चल रही थी। इवन देखो मान लीजिए अगर इंडिया यूएसए के ग्रुप में शामिल होता या फिर यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल होता तो फिर उनकी माननी पड़ती। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी संबंधित डिसीजंस इंडिया नहीं ले सकता था, तो अपनी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट के एलिमेंट को फॉलो किया। इवन काफ़ी सारे देश एक साथ आए, उन्होंने मिल के नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाई। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी उसके काफ़ी सारे एम थे, जैसे डीकोलोनाइजेशन, मतलब अभी भी अगर कुछ कॉलोनियल कंट्रीज आज़ाद नहीं हुए हैं तो उनको आज़ादी दिलवाना। दूसरा यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, चूँकि देखो उस समय कुछ देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, तो नैम ये मांग बार बार कर रहा था कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स और देश मत बनाएं और जिन्होंने बना लिए हैं वो इनको छोड़ दें क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स से तबाही आएगी। इसके बाद तीसरा मेन एम नैम का ये था, साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उसका विरोध करना। काफ़ी समय तक नैम इन सब मांगों को उठाता रहा, लेकिन देखो जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1990-91 में, तब ये जो एम थे नैम के वो इररिलेवेंट हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि नैम का एक एम ये था किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना, जबकि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, ग्रुप के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई थी। दूसरा डीकोलोनाइजेशन, देखो 1990-91 आते आते तो सभी कॉलोनियल कंट्रीज आज़ाद हो गए थे, तो डीकोलोनाइजेशन एम भी इनसिग्निफिकेंट हो गया। उसके बाद यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की मांग उठाना। काफ़ी समय से देखो नैम के देश यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की मांग उठा रहे थे, बट कोई भी इम्पैक्ट इस मांग का नहीं पड़ रहा था। मतलब जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, बल्कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सनल को इंक्रीज किया, न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने की बात तो आप भूल ही जाइए। तो कहने का मतलब ये है 1990s में नॉन अलाइंड मूवमेंट और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट का एलिमेंट दोनों इररिलेवेंट हो गए थे। तो फिर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने ये सोचा कि नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी को अब किससे रिप्लेस किया जाए। समझ गए? मतलब नॉन अलाइनमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी तो इररिलेवेंट हो गई थी, तो इसकी जगह कौन सी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। तो शुरुआत में सजेस्ट किया गया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट ढंग से हम हमारे डिसीजन ले सकें और किसी भी देश के दबाव में आके हम हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ना लें। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट किया
नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में एंटी यूएसए होने की झलक देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने सजेस्ट किया हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अब मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी, लेकिन इसको भी विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि मल्टी अलाइनमेंट से ये इंप्रेशन जाता है कि इंडिया अपॉर्चुनिस्ट है, मतलब सभी देशों के साथ दोस्ती करने की इंडिया कोशिश करता है ताकि फायदा उठाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ एक ही समय में गहरी दोस्ती नहीं हो सकती, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया मल्टी अलाइनमेंट। उसके बाद बोला गया कि हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप करेंगे या फिर इशू बेस्ड कोalition बनाएंगे, लेकिन ये आइडिया भी आगे नहीं जा सका। फाइनली डॉक्टर जयशंकर ने एक जो आइडिया सजेस्ट किया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में एडवांसिंग प्रोस्पेरिटी एंड इन्फ्लुएंस ये एलिमेंट डोमिनेट करेगा। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इसी थीम पर आगे बढ़ रही है, एडवांसिंग प्रोस्पेरिटी एंड इन्फ्लुएंस। पहले देखो इंडिया नैम का लीडर था, तो यूएसए की काफ़ी सारी शिकायतें थी इंडिया से, और इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। लेकिन 90s के बाद एकदम से चाइना का राइज हुआ, तो यूएसए को लगता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए उनको इंडिया की आवश्यकता है, लेकिन इंडिया फिर भी रिलेक्टेंट था। लेकिन अब हालात तेजी से चेंज हुए हैं। चाइना के साथ अभी हमारा कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर पर टेंशंस है, आपको पता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि अब तो हमें हमारी जो झिझक है कि यूएसए के ग्रुप में नहीं शामिल होना चाहिए, उस झिझक को छोड़ के डिसाइसिवली यूएसए के ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट एकदम से जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहती। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने क्लैरिफाई भी किया था कि नॉन अलाइनमेंट का रिजेक्शन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अब किसी अलायंस में शामिल हो जाएगा, इंडिया किसी अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा। इसके जवाब में राइटर देखो ये कहते हैं जैसे नॉन अलाइनमेंट रेलेवेंट थी एज ए फॉरेन पॉलिसी कोल्ड वार के दौरान, उसी प्रकार से ये जो अलायंस सिस्टम की हम बार बार बात करते हैं कि इंडिया किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होगा, अलायंस भी रेलेवेंट था कोल्ड वार ईरा में। आज के समय में अलायंस रेलेवेंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो कोल्ड वार के समय यूरोपियन कंट्रीज के बीच, खास करके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच और यूएसए के बीच एक अलायंस बना था नाटो नाम से। उस समय वो देश एक साथ आए थे अलायंस में जिनकी आपस में आइडियोलॉजी कन्वर्ज होती थी। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की आइडियोलॉजी थी वो कन्वर्ज होती थी यूएसए के आइडियोलॉजी से, तभी तो वो इन्होंने मिलकर नाटो का निर्माण किया था। इसके साथ साथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को थ्रेट थी यूएसएसआर से, तो उनको लगता था कि यूएसए भी यूएसएसआर का दुश्मन है, तो हम मिलकर अलायंस बनाते हैं नाटो। लेकिन आज आप आज के समय में देखिए नाटो में कितने सारे डिफरेंसेस सामने आए हैं। इवन यूएसए ने नाटो को छोड़ने तक की धमकी दे दी। तो कहने का मतलब तो ये हुआ ना, अलायंस भी आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। अगर अलायंस आज के समय में रेलेवेंट होता तो नाटो के बीच एकजुटता देखने को मिलती, लेकिन ऐसा है नहीं। आज नाटो के मेंबर कंट्रीज के बीच भी एकजुटता नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि पहले जो थ्रेट हुआ करती थी, जो ग्लू जोड़ के रखे हुई थी यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच, वो ग्लू आज के समय में उतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर से आज के समय में खतरा नहीं है नाटो को। इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो अलायंस बने थे वो भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कोल्ड वार के समय जो अलायंस बने थे उनको मेन खतरा था यूएसएसआर से, लेकिन आज के समय में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को मेन खतरा चाइना से है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो अक्सर इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है कि जियो स्ट्रेटेजी ड्राइव होती है ज्योग्राफी से भी और पॉलिटिक्स से भी। जियो स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? जियो स्ट्रेटेजी का मतलब है वो स्ट्रेटेजी जो फॉलो की जाती है ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। तो ये जियो स्ट्रेटेजी दो वर्ड से निकल के आती है, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो देखो डायनामिक है, चेंज होती रहती है, लेकिन ज्योग्राफी कांस्टेंट है। आप इंडिया की बात कीजिए, इंडो पैसिफिक एरिया में इंडिया के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं। इसके अलावा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ में और उसके वेस्ट में जो कंट्रीज हैं वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली और
जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। मतलब पहले लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था और बाद में उसे अपग्रेड कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। इंडो पैसिफिक रीजन के भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया एंगेज कर रहा है। और दूसरा जो एम है इंडिया की ज्योग्राफी के लिहाज से कि हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में अपने स्ट्रेटेजिकली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब देखो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ईरान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी को स्मूदन करने के लिए बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी हमको अगर कनेक्ट करना है तो उस लिहाज से भी ईरान हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से देखो रशिया भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन मामलों में यूएसए और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज नहीं होते हैं, क्योंकि ईरान यूएसए का दुश्मन है और फिलहाल रशिया की भी नहीं बनती यूएसए के साथ है। अगर एक्सटेंडेड नेबरहुड में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से देखें तो बल्कि रशिया हमारा बेहतर दोस्त साबित हो सकता है। और रशिया भी देखो, रशिया के अपने कंसर्न्स हैं, वो चाइना का जूनियर पार्टनर नहीं बन के रहना चाहता है। तो काफ़ी स्कोप है इंडिया और रशिया रिलेशंस में। अभी फिलहाल फोकस सिर्फ रशिया से हम हथियारों को परचेज करते हैं इस डायमेंशन पर ज़्यादा है। लेकिन जियोपॉलिटिकल डायमेंशन के हिसाब से देखें तो भी रशिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करें यूएसए की, देखो काफ़ी सालों पहले यूएसए के एक एक्सपर्ट ने बोला था कि इंडिया और यूएसए को यह रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि दोनों की दोस्ती एक जॉइंट वेंचर की तरह हो सकती है, अलायंस की तरह नहीं। मतलब जिन मामलों में दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम हैं, उन मामलों में कोऑपरेट करें और जहां पे डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाए। अलायंस में तो देखो ये होता है दोनों पार्टनर्स के कंसर्न्स हर मामले में सेम होते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर में ये होता है जहां जहां पे आप कोऑपरेट कर सकते हो कोऑपरेट कीजिए, जहां पे नहीं कर सकते आप मत कीजिए। और यूएस और रशिया डायमेंशन की हम बात करें, देखो अभी बेशक रशिया और यूएसए के बीच दुश्मनी है और रशिया और चाइना की दोस्ती काफ़ी गहरी है। लेकिन देखो जैसे कोल्ड वार के समय शुरुआत में यूएसएसआर और चाइना की दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन बाद में चाइना यूएसए के करीब चला गया था यूएसएसआर को छोड़ के, ठीक उसी प्रकार अभी भी यूएसए का मेन दुश्मन है चाइना। तो रशिया अभी फिलहाल चाइना का दोस्त है, लेकिन रशिया और यूएसए के बीच भी दोस्ती आने वाले समय में बढ़ सकती है। खैर कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो इंडिया अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है 2 साल के लिए। तो इंडिया को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, नेम से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूथ एम्पावरमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज सरकार सेल्फ रिलायंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर देखो हम वास्तव में सेल्फ रिलायंस के लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यूथ की एम्पावरमेंट पे फोकस करना होगा। 2020 तक 500 मिलियन इंडियन सिटीजन्स ऐसे हैं जिनकी एज 25 साल से कम है और मोर देन इनमें से 2/3 ऐसे हैं जो वर्क के लिए एलिजिबल हैं। हम ना सिर्फ हमारे देश को एम्पावर कर सकते हैं इन यूथ को एम्पावर करके, बल्कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी फिलहाल हमारे पक्ष में है उसे डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने से हम रोक सकते हैं। अगर देखो हम यूथ की डेफिनेशन के बारे में बात करें, वो लोग जिनकी एज 15 से 29 साल के बीच में हैं वो यूथ हैं नेशनल यूथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो हमारी इंडिया में टोटल पॉपुलेशन जितनी है उसका 27.5% जो वर्ग है वो यूथ की कैटेगरी में आता है। 2017 की एक रिपोर्ट है यूथ इन इंडिया, ये सीएसओ के द्वारा रिलीज की गई थी। इसके अनुसार 15 से लेकर 34 साल की एज के बीच में जो लोग आते हैं वो यूथ हैं। मतलब अलग अलग डेफिनेशन है, नेशनल यूथ पॉलिसी में डेफिनेशन अलग है, सीएसओ के अनुसार डेफिनेशन अलग है, और यूएन की जो डेफिनेशन है वो 15 से 24 के बीच की है। यूएन के अनुसार 15 से लेकर 24 के बीच में जो लोग आते हैं वो यूथ हैं। अगर देखो फिलहाल बात करें कि यूथ का स्टेटस क्या है इंडिया में, देखो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो थिंक टैंक है, इसके अनुसार सिर्फ अप्रैल के महीना में कोविड-19 के कारण 14 करोड़ जॉब्स का लॉस हो गया और 14 करोड़ में से 2.7 करोड़ तो जॉब्स ऐसी थीं जिनमें यूथ एंगेज थे।
एनवाईबी की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक यूथ पे ऑलमोस्ट 2710 रुपये खर्च करती है, एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए और फूड सब्सिडीज पर यह सारा पैसा खर्च किया जाता है। अगर हम मान लें स्टेट्स भी इतना ही पैसा खर्च करती हैं, तो टोटल पैसा जितना खर्च किया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूथ के ऊपर, वो हमारे देश की जीडीपी का ऑलमोस्ट 1% होगा। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो हम अगर कम इन्वेस्ट करते हैं यूथ पे तो इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ती है। अगर देखो हम यूथ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्किल्स नहीं देंगे, तो उनकी जॉब नहीं लगेगी तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, मतलब देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, वो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। और अनएम्प्लॉयड जो यूथ होते हैं उनसे क्राइम बढ़ता है। तो इसलिए यूथ को स्किल्स ना देने की जो कीमत चुकानी पड़ती है इंडिया को, वो बहुत ज़्यादा है। कितनी? ऑलमोस्ट हर साल 4% ऑफ जीडीपी का हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में यूथ को हम स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं, उनको एम्पावर नहीं कर पा रहे हैं। 2017-18 तक यूथ का पार्टिसिपेशन इंडिया की लेबर फोर्स में था 38.3%, और 2018 की जो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2018 में थी 18.3%, मतलब 3,47,00,000 करोड़ यूथ अनएम्प्लॉयड थे 2018 में। अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। 30% तो यूथ ऐसे हैं जो ना तो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं और ना ही एजुकेशन की कैटेगरी में आते हैं। 33% इंडिया के स्किल्ड यूथ ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब काफ़ी सारा पोटेंशियल यूथ में ऐसा है जिसे हम बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए देखो सही पॉलिसी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील होने से रोका जा सके। इसके बाद कुछ और भी रीजंस बताते हैं राइटर क्यों यूथ की एम्पावरमेंट जरूरी है, ना सिर्फ देश की ग्रोथ के लिए बल्कि समाज की ग्रोथ के लिए, देश के इंटीग्रेशन के लिए, दूसरे देशों के साथ बेहतर कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। बहुत सारे सिंपल पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे कहा जाता है कि यूथ की एम्पावरमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया जाता है इसके बाद कि यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर कमियां हैं यूथ की डेवलपमेंट में, यूथ की एम्पावरमेंट में, ताकि उन कमियों को, उन प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करके रेलेवेंट एक्शन लिया जा सके। तो यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को एनालाइज करके राइटर काफ़ी सारे सजेशंस देते हैं। जैसे देखो अभी शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबल्स के लिए अलग से एक सब प्लान है, अलग से कंपोनेंट है, उसी प्रकार से यूथ के लिए भी एक कंपोनेंट इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, जिसमें पैसा आए कुछ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए स्पेशली यूथ को एम्पावर करने के लिए। ऑलरेडी अभी काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं यूथ के लिए, उन स्कीम्स को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जो यूथ कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं या फिर जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है, उनको एक निश्चित समय के अंदर अंदर या तो जॉब प्रोवाइड की जाए या फिर उनको ऐसी स्किल्स दी जाए जो कि जॉब प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मतलब एक ऐसा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसी स्कीम होनी चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, आप कह सकते हो। देखो वैसे तो सरकार ने मनरेगा प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक तो मनरेगा में काम करने के लिए स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। मनरेगा आप कह सकते हो अर्जेंसी के लिए बेशक सही है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, बट अगर हम हमारे यूथ का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ मैनुअल वर्क के लिए तो देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। और वैसे भी अभी सिर्फ 4% यूथ ऐसे हैं जो मनरेगा से इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हमें और आवश्यक कदम लेने की आवश्यकता है यूथ को एम्पावर करने के लिए, उनको जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है 1991 के बाद की जो यंगर जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एस्पायरेशनल होनी चाहिए, क्योंकि यही जनरेशन इंडिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्यूचर तय करेगी। तो जैसे यूरोपियन यूनियन ने एक यूथ गारंटी स्कीम लॉन्च की थी 2010 में। उस समय यूरोपियन यूनियन में, मतलब यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी 20% के आसपास। तो उस समय उन्होंने यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी स्कीम लॉन्च की थी। तो अभी अप्रोप्रिएट टाइम है
इंडिया में भी यूथ गारंटी प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, लेकिन लोकल कंटेक्स्ट को देखते हुए। ये वही बात है जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी। वो यूथ जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं या फिर जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है, उनको एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर जॉब प्रोवाइड की जाए या फिर अप्रेंटिसशिप की सहायता से स्किल्स प्रोवाइड की जाए एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि वो जॉब हासिल कर सकें। लास्ट में कंक्लूजन में बोला जाता है, देखो सभी देशों में जो यंग पीपल हैं वो मेजर ह्यूमन रिसोर्स हैं देश में सोशल चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाने के लिए। तो यूथ का कैसे कोई देश इस्तेमाल कर पाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो देश कितना आगे बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। तो सबसे पहले आप यूथ को एम्पावर कीजिए। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया यूथ एम्पावरमेंट से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच टेंशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये हम स्पेलिंग पे जो निशान आ जाता है इसे ठीक कर लेते हैं। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, 45 सालों के बाद इंडिया और चाइना बॉर्डर पर यानी एलएसी पर गोलियां चली। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। देखो अगर पूरी पिक्चर की बात करें, जैसा आपको पता है मई में टेंशन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि एलएसी पर बहुत सारी जगहों पर चाइना की फोर्सेस आगे आ गई। खास करके पेंगोंग सो लेक रीजन में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच जो एरिया है, पहले इस एरिया में दोनों देशों की फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी, बट अब फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 एरिया के बीच चाइना की फोर्सेस पूरी तरह से इंट्रेंस्ड हैं, मतलब अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं और इंडिया की फोर्सेस को पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही है। मतलब चाइना ने अभी फिलहाल 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर रखा है, जहां पे पहले इंडिया की एक्सेस थी। इंडिया के पास एक ऑप्शन ये हो सकता था कि जैसे कारगिल में घुसपैठिए आ गए थे और उनको मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर खदेड़ा गया था, ठीक वैसा ही ऑपरेशन चलाया जाए चाइना की फोर्सेस को खदेड़ने के लिए। लेकिन देखो ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता था। तो इंडिया ने एक काम ये किया कि चाइना की साइड की कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया। पहले टेंशन पेंगोंग सो लेक के नॉर्दर्न बैंक पर थी। ये फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का जो एरिया है ये नॉर्दर्न बैंक पर ही है। अब देखो ज़्यादा टेंशन पेंगोंग लेक के साउदर्न बैंक पे है, यानी साउदर्न किनारे पर है। ये जो कुछ चोटियां हैं मुकपरी, रेकिनला, रेजांगला, इन पर अब इंडिया का होल्ड है। और ये जो फायरिंग हुई है ऐसा कहा जा रहा है, वैसे तो देखो दोनों की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स आई हैं। इंडिया ने ये बोला है कि चाइना ने अपनी फोर्सेस भेजी, अभी इंडिया की फोर्सेस जो इन चोटियों पर मौजूद हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए। जब वो हटा नहीं पाई तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके फायरिंग की, जबकि चाइना का ये बोलना है कि नहीं, पहले फायरिंग इंडिया की तरफ से की गई। तो दोनों देशों के अपने अपने स्टेटमेंट्स उन्होंने जारी की हैं कि फायरिंग किसके द्वारा की गई इस मुद्दे पर। खैर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया ने देखो इन चोटियों पर कब्जा कर लिया है ताकि नेगोशिएशन टेबल पर चाइना को बोला जा सके कि मई से पहले की जो सिचुएशन थी आप उसे ही लेके आइए। अगर आप फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच के एरिया को खाली कर देते हो और भी कुछ दूसरा एरिया जैसे गोगरा पोस्ट के पास का एरिया आप उन सबको खाली कर देते हो और उसी पोजीशन पे आ जाते हो जो मई से पहले थी, तो हम भी ये चोटियां खाली कर देंगे। ये इंडिया की अभी डिमांड है चाइना से। लेकिन देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, टेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं बॉर्डर पर। मीडिया अभी इतना कवर नहीं कर रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए हवा में फायरिंग की गई थी। अगर एक भी जवान को गोली लग जाती, चाहे वो इंडिया की साइड का होता या फिर चाइना की साइड का होता, तो फिर कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। और कन्फ्लिक्ट अगर इस प्रकार से गोलियों और बमबारी से होता है तो वो यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर पर फैल सकता है। इसलिए दोनों देशों को संभल के चलने की आवश्यकता है। फिलहाल जो कन्फ्लिक्ट है
वायलेंस है बॉर्डर पर, वो किसी भी देश के हित में नहीं है। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, लेकिन उस मीटिंग से कुछ खास निकल के नहीं आया। दोनों देश अपना स्टैंड चेंज करने को तैयार नहीं है। खास करके देखो, शुरुआत चाइना ने की थी। चाइना ने एलएसी को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश की है, और अब इंडिया को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइना ये चाहता है कि बस 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जो पहले इंडिया एक्सेस करता था, इंडिया मान के बैठ जाए कि इंडिया के कंट्रोल से वो एरिया अब जा चुका है। लेकिन इंडिया इस बात को नहीं मानने को तैयार है। इंडिया चाहता है कि मई से पहले की जो सिचुएशन थी, वही सिचुएशन फिर से आनी चाहिए। 10 सितंबर को फिर से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी, तो उम्मीद तो यही की जाती है कि उस मुलाकात से कुछ पॉजिटिव निकल के आए और पीस इमर्ज होके आए इंडिया और चाइना बॉर्डर पर। ये देखो, ये लास्ट में कुछ तस्वीर हैं, आप देख सकते हो। ये चाइना के सैनिक हैं और इनके हाथ में ये क्या है, ये भाले हैं। इनको वो लेके आए थे ताकि इंडिया ने जिन चोटियों पर कब्जा करके रखा है, वहां से इंडियन फोर्सेस को रिमूव किया जा सके। बट अपने मकसद में ये चाइनीज आर्मी के जवान कामयाब नहीं हो सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, इंडिया और चाइना के बीच टेंशन से संबंधित। अब लास्ट में करप्शन से ही संबंधित एथिक्स का छोटा सा पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं करप्शन के काजेज के बारे में, मतलब करप्शन होता क्यों है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं भ्रष्टाचार के लिए। सबसे पहले देखो पॉलिटिकल फैक्टर्स, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट होता है, एक कैंडिडेट मैक्सिमम कितना पैसा खर्च कर सकता है? 70 लाख। 70 लाख लिमिट है ना। लेकिन वास्तव में एक कैंडिडेट पैसा खर्च करता कितना है? देखो, कागजों में लिमिट है 70 लाख, लेकिन आपको भी पता है प्रैक्टिकली जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस या फिर बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके द्वारा 15 करोड़, 20 करोड़, इवन कई बार 30-40 करोड़ रुपए तक भी खर्च कर दिए जाते हैं लोकसभा के इलेक्शंस को जीतने के लिए। अब देखो, कोई पर्सन इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके अगर एमपी बना है, तो उसकी तो कोशिश यही होगी ना कि कैसे ना कैसे करके मेरा जो खर्चा हुआ है इलेक्शन में, उस खर्चे को पूरा किया जाए। तो जैसे ही वो ऑफिस को ज्वाइन करेगा एमपी, वो भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर देगा, कैसे ना कैसे करके अपने पैसे को रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। ये तो हमने चलो बात की किसी पर्टिकुलर एमपी की। आप बड़े लेवल पे देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे क्या होता है। कागजों में दिखाते हैं सिर्फ हमें डोनेशन प्राप्त हुआ 2500 करोड़, लेकिन वास्तव में हुआ कितना? 40,000 करोड़। इतना सारा पैसा कहाँ से आया? बड़े जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल अंबानी, टाटा, बड़े बड़े अदानी, ये जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, ये पैसा डोनेट करते हैं। लेकिन देखो, देयर इज नो फ्री लंच। अब अदानी, अंबानी ये पैसा किसी को देंगे, बीजेपी या कांग्रेस को। बाद में जब बीजेपी या कांग्रेस सत्ता में आएंगी, तो अंबानी, अदानी ये बोलेंगे ना कि भैया हमने आपको इतना पैसा दिया था, अब आप ये पॉलिसी बनाओ, इससे हमारा फायदा होगा। तो फिर जो रूलिंग पार्टी होती है वो कर चुकाती है। ये काइंड ऑफ क्विड प्रो अप्रोच होती है, मतलब आपने हमारे लिए किया, अब सत्ता में आने के बाद हम आपके लिए करेंगे, आपके हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे। तो क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, मतलब गवर्नमेंट और जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं उनके बीच नेक्सस, समझ गए? तो इससे मतलब ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कैसे पॉलिटिकली करप्शन फैलता है। देखो, सिंपल सी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। मतलब राजा को तो एक बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो प्रजा के लिए, प्रजा राजा को फॉलो करें। अब पॉलिटिकल लीडर्स अगर करप्ट होंगे तो जनता से क्या उम्मीद करें? मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को तो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करे जनता के सामने, सोसाइटी के सामने, क्योंकि सोसाइटी को उन्हें लीड करना है। लेकिन इतना सारा पैसा खर्च करके जो जीतते हैं, फिर वो ऑफिस ज्वाइन करके अब जैसे तैसे करके और पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इवन देखो, सिंपल सा बात है, जो ये हमारे लाइसेंस वाले ऑफिस होते हैं, वहाँ से भी कहते हैं हिस्सा जाता है मंत्रियों को, पुलिस स्टेशन से हिस्सा जाता है, मतलब बोला जाता है। जनरलाइज नहीं कर सकते पूरे इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हिस्सा मंत्रियों तक जाता है और बड़े जो लीडर्स हैं पावर में, उनके पास जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
इकोनॉमिक फैक्टर्स की। देखो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, हमारे देश में ना रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है, डिमांड ज़्यादा है चीज़ों की लेकिन सप्लाई कम है। सिंपल एग्जांपल, रेल टिकट्स की कितने मारामारी है। जैसे ही तत्काल में रेल टिकट को बुक करने के लिए टाइम आता है, IRCTC की वेबसाइट ठप हो जाती है। जो अच्छे रूट्स हैं 10 मिनट के अंदर या फिर इवन 5 मिनट्स के अंदर सारी टिकट्स बुक हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दलाल सामने आते हैं, हम आपको टिकट दिलवा देंगे, 500 रुपये फालतू लेंगे, 1000 रुपये फालतू लेंगे। तो इंडिया में ये बड़ी दिक्कत है, रिसोर्सेज की कमी है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। आपको याद होगा 4-5 साल पहले तक LPG सिलेंडर ब्लैक में बिका करते थे क्योंकि उस समय LPG सिलेंडर्स की कमी होती थी। लेकिन आज कमी नहीं है तो आज ब्लैक में ज़्यादा बिकते नहीं है LPG सिलेंडर्स। तो अगर रिसोर्सेज ज़्यादा होना, मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो, तो करप्शन की जो संभावना है वो रिलेटिवली कम हो जाती है। वैसे देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1950 में, तो उस समय शुरुआती सालों में तो बड़े लेवल पे तो करप्शन थोड़ा कम था क्योंकि ऐसे लीडर्स सत्ता में थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो मोरली आप कह सकते हो काफ़ी वैल्यूज़ थी उन लीडर्स में। तो शुरुआती सालों में आप कह सकते हो 50s का या फिर 60s का जो दशक था, करप्शन थोड़ा कम था, लेकिन होता था करप्शन उस समय भी, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो स्टेट के द्वारा चलाई जाती थी। तो PSUs को चलाने में काफ़ी करप्शन होता था, लेकिन वो लीडर्स के लेवल पे कम होता था, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और मिडिल लेवल पे ज़्यादा होता था। उसके बाद देखो क्या हुआ, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी इनसिक्योर थी काफ़ी, मतलब पार्टी के अंदर भी उनका शुरुआत में काफ़ी विरोध था। तो उनको लगता था कि ना जनता का सपोर्ट हासिल किया जाए ताकि पार्टी के अंदर जो लीडर्स हैं ना वो मुझे दबा ना सकें। तो जनता को खुश करने के लिए ना इंदिरा गांधी ने काफ़ी सारी स्कीम्स चला दी थी, गरीबी हटाओ प्रोग्राम। तो वेलफेयर स्कीम्स जब चलाई गई गरीबों के लिए, उनमें काफ़ी सारा करप्शन होने लगा। उसके बाद देखो लाइसेंस राज आ गया, मतलब कोई कंपनी, कोई पर्सन फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेना पड़ेगा तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या करती थी, रेड टेपिज्म बहुत होता था, लाल फीता लगा देती थी कि आपकी फाइल प्रोसेस नहीं हो सकती, ये कमी है। जब तक पैसा नहीं दिया जाता था, फाइल को आगे बढ़ाया नहीं जाता था, लाइसेंस मिलता नहीं था। तो ये जो था ना लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, इन चीज़ों ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिबोने का काम किया है। इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन आया है। तो जैसे ही 1990 में LPG रिफॉर्म आए तो ऐसे लगने लगा कि करप्शन अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा किसी को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो वो लाइसेंस अलग चीज़ है कि आप इन्वायरमेंट के लिए क्लियरेंस ले रहे हो या फिर दूसरी चीज़ों के लिए, वो अलग चीज़ें हैं। छोटा मोटा बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है। दूसरा, आपको फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए ही लाइसेंस लेना है, डेट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। समझ रहे हो चीज़ को? तो ये जो रिफॉर्म आए वो 1990 में आए हमारे देश में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लगने लगा कि अब तो इकोनॉमी ओपन हो गई है और अब लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा और अब करप्शन नहीं होगा। लेकिन देखो ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? गवर्नमेंट ने लाइसेंस की जो प्रथा थी उसे तो समाप्त कर दिया, लेकिन रिसोर्सेज अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में ही थे। सिंपल एग्जांपल है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की नीलामी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब देखो टेलीकॉम सेक्टर पे पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, BSNL था, MTNL था। इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने खोल दिया, नए नए एक्टर्स आ गए, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, नए नए एक्टर्स आ गए। लेकिन स्पेक्ट्रम तो अभी भी गवर्नमेंट के पास है ना। स्पेक्ट्रम को गवर्नमेंट बेच रही है, यानी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं और इन प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम खरीदना है और इसी में पॉलिटिकल लीडर्स करप्शन कर देते थे। अभी जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व होम मिनिस्टर P चिदम्बरम जेल में है, वो इसी केस में है। स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम केस, जो जिसके बारे में आप जानते हो। तो कहने का मतलब देखो ये है, इवन LPG रिफॉर्म्स आने के बाद करप्शन कम नहीं हुआ है। क्रोनी कैपिटलिज्म काफ़ी देखने को मिला है 1990 के बाद। मतलब बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो हैं उनका नेक्सस यानी अलायंस इस्टेब्लिश हो जाता है गवर्नमेंट के साथ और मिल के ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे कॉर्पोरेट ग्रुप्स को फ़ायदा होता है और उनको भी फ़ायदा होता है जो सत्ता में बैठे हैं।
जिनके हाथों में पावर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में जो भ्रष्टाचार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो, आज के समय में सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। आज के समय में सक्सेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मीन्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। आपने देखा, कुछ समय पहले हमने एडिटोरियल में आर्टिकल डिस्कस किया था, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए 40 लाख 50 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हैं। मतलब सिर्फ नीट की बात नहीं है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा होता है और पेरेंट्स तैयार भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है सिर्फ और सिर्फ आउटकम मैटर करती है, वो ये नहीं सोचते कि किस प्रकार से बच्चे पर इसका असर पड़ेगा जब वो ये देखेगा मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स पैसा देके एडमिशन करवा रहे हैं, तो फ्यूचर में किस प्रकार से वो पर्सन डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज करेगा जब उसको ये पता होगा मेरे इतने सारे पैसे लगे हैं, तो क्या वैल्यूज़ उस डॉक्टर के अंदर होगी जो पैसे देके डॉक्टर बना है। तो कहने का मतलब ये है, सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ काफ़ी डिग्रेड हुई हैं, सक्सेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा देखो, आज के समय में करप्शन के प्रति टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गई है। मतलब वो वाला एटीट्यूड चलता है, एटीट्यूड कि ये तो ऑब्वियस है, ऐसा होता है, मतलब लोग खिलाफत ही नहीं करते इतनी। जबकि देखो, करप्शन के खिलाफ तो बिल्कुल सिविल सोसाइटी को और दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा उग्र यानी एग्रेसिव इंटेंसिव होना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में ना करप्शन का एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा है करप्शन की। तीसरा, इलिटरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है। किस प्रकार से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, फ्रीबीज बांटने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन जीते तो फ्री कुकर मिलेगा, या फिर ये स्कीम हम चलाएंगे, डायरेक्ट आपके खाते में 5,000 रुपये आएंगे। तो अब देखो, इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं वोटर्स और अपने मत का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। और ये स्कीम्स जब बाद में इम्प्लीमेंट की जाती हैं, एक तो रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन होता है, दूसरा इस प्रकार की स्कीम्स में भी काफ़ी प्रकार का करप्शन होता है। अब नेक्स्ट चीज़, बिल्कुल टेक्निकल फैक्ट्स के हिसाब से हम बात करें तो देखो, 1990 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में आए, तो आपको याद होगा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूके में और दूसरे यूरोप के कंट्रीज़ में आया था ना, वहाँ पे वैल्यूज़ एकदम से चेंज हो गई थी। जैसे ग्रीडनेस, मतलब लालचीपन, सेल्फ सेंटर्ड, इस प्रकार की वैल्यूज़ ज़्यादा आ गई थी। हमारे देश में भी जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद हमारे देश की इकोनॉमी एकदम से ओपन हो गई। वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो छाप थी वो हमारे कल्चर पर भी पड़ने लगी। जैसे जो लग्जरी आइटम्स है, जैसे देखो BMW कार, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे ब्रांड, जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलते थे, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, ये प्रोडक्ट्स इंडिया में भी बिकने लगे। अब कल्चर भी हमारे देश का धीरे धीरे चेंज हो रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से, वेस्टर्नाइजेशन आ रहा था हमारे देश में। तो बहुत से लोगों की जो प्रायोरिटीज़ थी वो इस तरफ डाइवर्ट हो गई कि हमें भी इस ब्रांड के कपड़े लेने हैं, इस ब्रांड के शूज़ लेने हैं, इस ब्रांड की घड़ियाँ पहननी हैं। अब देखो, मेटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये चीज़ें ज़्यादा आ गई। अब एक तरफ वही बात कि इतने सारे लोग भूखे हैं हमारे देश में, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके पास घर नहीं है। दूसरी तरफ मार्केट फोकस कर रही है लग्जरी आइटम्स पर क्योंकि उनकी डिमांड है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। काफ़ी बार आपने ये चीज़ देखी होगी, देश के दूर दराज इलाकों में पानी बेशक हो ना हो, पेप्सी कोक बिकती आपको मिल जाएगी। सोच के देखिए, मतलब पानी नहीं है लेकिन पेप्सी बिक रही है, कोक बिक रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए तो है ना कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से कंज्यूमरिज्म, मेटेरियलिज्म ये हमारे देश में बढ़ा और जो बेसिक नीड्स, बेसिक गुड्स पर फोकस होना चाहिए मार्केट का, वो फोकस डाइवर्ट हुआ लग्जरी आइटम्स पर, दूसरी चीज़ों पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की जिसकी वजह से करप्शन होता है। देखो, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश इरा के हैं, कॉलोनियल इरा के हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस हैं। अब देखो, किसी भी कानून की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है कि वो उस लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मुझे एक बड़े ऑफिसर मिले जो अभी IRS हैं। वो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि एक कानून था
एक्साइज ड्यूटी से संबंधित, उनका कहना था कि मेरे से पहले जो ऑफिसर थे, या फिर आप कह सकते हो मेरे से पहले सिस्टम इस प्रकार का चला आ रहा था कि अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब एसेंस में आपको बता देता हूं कि कुछ लाइन ऐसी थी कि अगर उसको एक पक्ष में इंटरप्रेट किया जाता है तो बिजनेसमैन को कुछ टैक्स नहीं पे करना पड़ता था सरकार को। लेकिन देखो, उस लाइन को अगर दूसरी जगह से दूसरे प्रकार से इंटरप्रेट किया जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। तो होगा क्या, उससे फायदा यह होगा कि बिजनेसमैन को टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन पहले जो सिस्टम चला आ रहा था वो इस प्रकार का चला आ रहा था कि इस प्रकार से उस लाइन को इंटरप्रेट किया जाता था कि बिजनेसमैन को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन जब मैं पोस्ट पे आया, ये मैं उस IRS ऑफिसर की जुबानी बता रहा हूं, उस IRS ऑफिसर ने बताया मुझे कि जब मैं पोस्ट पे आया तो मैंने कहा कि भाई ये तो गलत ढंग से आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, आप इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट कीजिए लाइन को कि सॉरी, जिससे बिजनेसमैन को टैक्स पे करना पड़े सरकार को। तो ऐसे इंटरप्रेट जब होने लगा तो वो बिजनेसमैन मेरे पास आया और ऑफर किया कि पहले भी तो ऐसा चला ही आ रहा था, पहले भी मतलब पैसा दिया है, आप भी ले लीजिए, मतलब एक प्रकार से उसने ब्राइब का ऑफर दिया। तो कहने का एसेंस यही है, ये जो मैंने आपको एनेक्डोट बताया कि लैंग्वेज जो है ना, कानूनों की, रूल्स की, रेगुलेशन की इतनी एम्बिगुअस होती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, डिस्क्रिशनरी पावर खास करके, कि कैसे उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया जाए। अब जब ऐसा होता है तो फिर करप्शन की संभावनाएं आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, पिछले कुछ सालों में हमारे देश का जो बजट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होने लगा है। लेकिन दिक्कत ये है, गवर्नमेंट पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो अप्रोच है ना वो आउटकम बेस्ड नहीं है। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन कहा जाता है कोई फायदा नहीं हुआ 70,000 करोड़ का, और बड़े घोटाले में वो 70,000 करोड़ जो हैं वो गुम हो गए, मतलब खा गए उन पैसों को पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स, ऐसा बोला जाता है। अगर देखो आउटकम बेस्ड अप्रोच हम अपनाते, भाई जितना पैसा खर्च किया जा रहा है आप बताओ ना कि उसका फायदा क्या हुआ है। मतलब सेक्स रेशो इंप्रूव करने के लिए आपने 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए, तो आप बताओ ना सेक्स रेशो कितनी इंप्रूव हुई। आपने 70,000 करोड़ रुपए लगा दिए इरिगेशन एरिया को इंक्रीज करने के लिए, बताओ ना कितना % एरिया इंक्रीज हुआ, दिखाओ आप। तो इस प्रकार से जब आउटकम बेस्ड अप्रोच हम यूज करेंगे ना तो करप्शन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। राजीव गांधी ने देखो किसी समय में ये बोला था कि 100 पैसा ऊपर से भेजा जाता है तो 16 पैसा पहुंचता है गरीब के पास। और प्लानिंग कमीशन ने एक बार ये बोला था कि गरीब आदमी की जेब में 1 रुपया डालने के लिए सरकार को 3.5 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अब ये 3.5 रुपये कहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं आपको भी पता है। वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च आता है, लेकिन मेजरली तो देखो करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से पैसों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो समझ गए ना आप लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में क्या लिखना है। यही लिखना है कि जो कानून है काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस है, कानून की कमी है तो वो ठीक से काम नहीं करते। जैसे RTI का एग्जांपल ले लीजिए आप, कहने को RTI है लेकिन आजकल RTI को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया गया है। एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं तो लेट से रिप्लाई आता है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं काफ़ी चालाक हो गए हैं, इस प्रकार से लिख कर दे देते हैं कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है या फिर ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो CIC है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसको भी कमज़ोर बना दिया गया है। आपको पता है एडिटोरियल डिस्कशन में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो ये चौथा फैक्टर था लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।